नमस्कार साथियों। द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक की। और न केवल मेंस के दृष्टिकोण से बल्कि जो पीटी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 67वीं मेंस एग्जामिनेशन जो बीपीएससी की है उसके दृष्टिकोण से भी अगर देखें हम तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है जहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। और ये टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। और आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके उन सभी आयाम को हम देखेंगे, चाहे इसके अर्थ, इसके डिफिनीशन से हो या स्थानीय स्वशासन के क्या इतिहास रहे हैं हमारे देश में। और फिर जो स्थानीय स्वशासन से संदर्भित जो समितियां रही हैं, विभिन्न सारी जो समितियां रही हैं उनके क्या रिकमेंडेशन रहे हैं, उनके क्या अनुशंसाएं रही हैं। और वो 73वां संविधान संशोधन, हालांकि आप देखिएगा कि अगर हम स्थानीय स्वशासन को देखते हैं तो वहाँ पे हम नगरीय प्रशासन को भी देखते हैं और ग्रामीण प्रशासन को भी देखते हैं। लेकिन हमारी पहली कोशिश होगी कि हम स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है, हम पंचायती व्यवस्था को हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी 73वां संविधान संशोधन जो है, जिसके जरिए जो है संवैधानिक संस्था के रूप में जो है, एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है अस्तित्व में आया ग्राम पंचायत। इन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विस्तृत चर्चा के बाद निश्चित रूप से जो आपकी एक समझ होगी स्थानीय स्वशासन के बारे में वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आखिर क्या है स्थानीय स्वशासन, इसके अर्थ को समझने का हम प्रयास करते हैं। वस्तुतः अगर आप देखें, स्थानीय स्वशासन को समझने का प्रयास करें तो हमें लोकतंत्र की आदर्शों से शुरू करना होगा, डेमोक्रेसी को समझना होगा, लोकतंत्र के उन आदर्श स्वरूपों को समझना होगा जिसकी परिकल्पना जो है लोकतंत्र में की जाती है, डेमोक्रेसी में की जाती है। और कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो वास्तविक अर्थों में तभी सफल माना जाता है जब राजनीतिक शक्ति जो होती है वो आम आदमियों के हाथों में, आम नागरिकों के हाथों में जो है वो केंद्रित होती है। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हम अब्राहम लिंकन के उस कथन को कोट न कर ले। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। और अगर हम इस डिफिनीशन को समझने का प्रयास करें, अब्राहम लिंकन के इस कथन के आलोक में हम डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करें तो बहुत सारी बातें जो होती है वो स्पष्ट हो जाएगी कि जब तक लोकतंत्र में जनता के हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं हो, जब तक वो अपने निर्णय लेने में, जब तक शासन में उनकी भागीदारी नहीं हो, तब तक लोकतंत्र जो है वो वास्तविक अर्थों में जो है वो सफल नहीं माना जा सकता है। और दरअसल स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है वो डेमोक्रेसी के, वो लोकतांत्रिक ढांचे के इसी आदर्श स्थिति का निर्माण करता है एक तरह से। और अगर आप देखें, जैसे महात्मा गांधी के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि ग्राम स्वराज के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में महात्मा गांधी के क्या अपने विचार थे, तो वहाँ पर भी आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी जो है वो ऐसा मानते थे कि वो एक, हालांकि उनकी जो एक अपने थॉट्स थे, अपने जो विचार थे, वो एक राज्य विहीन सरकार की बात करते थे जहाँ पे व्यक्ति पे कोई राज्य नहीं हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक आंख के आंसू पोंछना ही जो है वो सच्चा लोकतंत्र है। और अगर देखें तो प्रत्येक आंख के आंसू पोंछने के लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि सत्ता जो है वो आम लोगों के बीच हो, उस सत्ता में आम लोगों की भागीदारी हो, तभी हम एक एक व्यक्ति, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे देश में जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य सरकार होती है, तो आम तौर पे जो केंद्रीय सरकार के की जो पहुंच होती है या राज्य सरकार की जो सीधी पहुंच होती है वो आम व्यक्तियों तक नहीं होती है।
और महात्मा गांधी के अगर कथन को हम समझने का प्रयास करें कि प्रत्येक आंख का आंसू पोंछना ही सच्चा लोकतंत्र है, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि शासन में जो है वो लोगों की जो है, आम नागरिकों की जो है वो भागीदारी नहीं हो, वो निर्णयन में जब उनकी हिस्सेदारी नहीं हो, जो उनके अपने बुनियादी जो मसले हैं, चाहे वो शिक्षा के मसले हैं, वो स्वास्थ्य के मसले हैं, सड़क बिजली परिवहन के मसले हैं, तो कुछ स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मसले हैं, उनको उनके बारे में नीतियों का निर्धारण करने में और उसके क्रियान्वयन करने में एक सहभागिता होनी चाहिए आम लोगों की। और दरअसल स्थानीय स्वशासन जो है, ये इसी सहभागिता को हर लोगों तक जो है वो राजनीतिक पहुंच को सुनिश्चित करने का एक जो है, ये बहुत ही बेहतर एक विकल्प है स्थानीय स्वशासन। अगर हम स्थानीय स्वशासन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जेल नेहरू की अगर हम बात करें, जैसे हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, आप देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन के विकास में उनका एक बहुत ही अहम योगदान है। और उनकी भी एक कथन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो स्वाधीनता के बाद जो है उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी लोकतंत्र के बारे में। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हमारी स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता की जो आवाज़ है, हमारी स्वाधीनता की आवाज़ को अगर जनता की आवाज़ बनाना है, अगर जनता की प्रतिध्वनि बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पंचायतों को, स्थानीय स्वशासन को जो है वो अधिक से अधिक शक्ति मिले, सुदृढ़ किया जाए। तो ये जवाहरलाल नेहरू का ये कथन जो है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि देश की आज़ादी के बाद किस तरह से उन्होंने ग्राम पंचायतों के स्थानीय प्रशासन के विकास की जो रूपरेखा एक तैयार करते हैं, और बाद में जाके संवैधानिक दर्जा मिलता है 73वां और 74वें संविधान संशोधन के जरिए, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, इस सत्र के अंतर्गत। तो पहले तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्थानीय स्वशासन क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप पारिभाषिक रूप में समझने का प्रयास करें, इसके स्थानीय स्वशासन के अर्थ को आप समझने का प्रयास करें, अगर आप इन विभिन्न अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के कथनों को अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से अब स्थानीय स्वशासन की अर्थ, स्थानीय स्वशासन की जो परिभाषा है, उसको भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और अगर आप समझे कि स्थानीय स्वशासन है क्या, तो आप कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो तात्पर्य है, स्थानीय स्वशासन का जो आशय है, वह स्थानीय स्तर पर लोगों को जो है वो शासन में भागीदार बनाकर जो है एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र, एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का निर्माण करना। देखिए, ये दो शब्द, ये एक तरह से कीवर्ड हैं स्थानीय स्वशासन के। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो स्थानीय स्वशासन के ये दो कीवर्ड हैं, एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र, और दूसरा विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है स्थानीय स्वशासन को समझने में। अब देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन की जो पहली बात है कि इसमें आम लोगों की सहभागिता, आम लोगों की सहभागिता का आशय हम लोग देख चुके हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़क के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन स्थानीय मुद्दों का जो निराकरण है वो स्थानीय लोगों के हाथों में हो। उसके बारे में नीतियों का चाहे निर्धारण हो, चाहे उन नीतियों का क्रियान्वयन हो, इन तमाम चीज़ों की जो इन तमाम बातों की तक पहुंच हो स्थानीय लोगों की। और इसी को हम सहभागिता मूलक लोकतंत्र कहते हैं, जहां आम लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनके हाथों में जो है वो राजनीतिक शक्ति होती है, निर्णयन क्षमता होती है, वो निर्णय में सीधे भागीदार होते हैं। तो ये एक सहभागिता मूलक लोकतंत्र की एक अवधारणा है। दूसरी बात अगर आप देखिएगा, तो एक विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि आम लोगों के हाथों में जो है वो राजनीतिक शक्ति हो, और वो जो है वो निर्णयन क्षमता में पार्टिसिपेट कर सके, भाग ले सके। और देखिएगा कि स्थानीय स्वशासन जो है वो एक तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है
राजनीतिक शक्ति का वो होना चाहिए। तो इन दो कीवर्ड को ही आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप स्थानीय स्वशासन के आप संपूर्ण अवधारणा को, उसकी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। मतलब अगर आप डिफरेंस वर्ड में समझे तो आप एक उक्ति को देख सकते हैं कि GDH कोल की एक परिभाषा है स्थानीय स्वशासन के बारे में कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। यही है आपको स्थानीय स्वशासन का स्वरूप। उम्मीद है कि आप स्थानीय स्वशासन के आशय को भली भांति ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में जो है वो स्थानीय स्वशासन का क्या इतिहास रहा है। तो उस इतिहास को समझने का हम प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप स्थानीय स्वशासन को देखिए तो ये कहाँ पर, इसकी शक्तियों का वर्णन जो है वो कहाँ पर है। अगर इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप देखिएगा कि हमारे देश के संविधान के द्वारा जो है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उन 7वीं अनुसूची में जो है वो क्या किया गया है कि शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है शक्ति का स्पष्ट बंटवारा जो है आप देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में जो है वो स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। और वहाँ पे 3 तरह की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास होते हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जैसे विदेशी मामला है, रक्षा के मामले हैं, ऐसे मामले जो हैं वो केंद्रीय सूची में है यानी संघ सूची में है। और इन मुद्दों पर जो है वो कानून बनाने का जो काम जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर आप राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची जो है इस पर प्रायः कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पे राज्य सूची के विषय पर जो है वो कानून बनाने का कार्य जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और संघ सूची पर जो है हमने देखा कि वो संसद के द्वारा जो है उस पर कानून बनाए जाते हैं। उसके अलावा संवर्ती सूची को रखा गया है कि संवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जो जिस पर कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मतलब कि संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा जो है वो विधि का निर्माण किया जाता है। और हालांकि इसमें से टकराहट की स्थिति में जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है संसद के द्वारा बनाई गई विधि जो होती है वो मान्य होती है। लेकिन हम अगर स्थानीय स्वशासन को यहाँ समझने का प्रयास करें तो स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची का विषय है। मतलब स्थानीय स्वशासन जो है उस पे कानून बनाने की जो जवाबदेही है वो राज्य विधानमंडल के पास होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। हमारे देश में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप बहुत ही प्राचीन काल से है। अगर हम इसकी उल्लेख को देखें तो जो ऋग्वैदिक काल है, अगर आप ऋग्वेद की चर्चा करें तो ऋग्वेद में भी जो है वो स्थानीय स्वशासन का उल्लेख हमको मिलता है। यानी ऋग्वैदिक काल से ही हमारे देश में जो है वो एक तरह से स्थानीय स्वशासन के पंचायतों के स्वरूप जो है वो दिखाई पड़ते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। अगर आप ऋग्वैदिक काल में देखें तो सभा, समिति, विदथ जैसे आप देखेंगे कि सभा, समिति, विदत, ये सब इस तरह की जो ये संस्थाएं जो थी वो एक तरह से जो है वो स्थानीय स्वशासन के ही स्वरूप थे जिसके द्वारा शासन का नियंत्रण किया जाता है। अगर इसके अलावा आप देखें तो जो चोल प्रशासन है वहां पर जो है इसका एक बहुत ही सुदृढ़ ढांचा जो है चोल साम्राज्य में देखा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की एक बहुत ही सुदृढ़ इकाई के रूप में वो कार्य करती थी। या अगर आप इतिहास को खंगाले, आप विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में भी आप जो वहाँ पे जो एक अयंगर व्यवस्था थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो अयंगर व्यवस्था थी उसमें भी आपको स्थानीय स्वशासन की झलक मिलती है। जैसे इस तरह से हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य है या विजयनगर साम्राज्य की जो अयंगर व्यवस्था है वहाँ पर जो है आपको स्थानीय स्वशासन की जो है वो झलक हमें मिलती है। अब अगर आते हैं हम कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अगर हम स्थानीय स्वशासन के विकास को देखेंगे तो हालांकि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल था वहाँ पे आप देखिएगा कि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर कम ध्यान देते थे। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान देखेंगे तो
औपनिवेशिक काल में जो है जो भी ब्रिटिशर्स थे, उस दौरान उन्होंने जो है वो सत्ता के केंद्रीकरण पे ध्यान दिया। वो नहीं चाहते थे कि राजनीतिक शक्ति जो है वो आम लोगों तक जो है उसका पहुंच हो, आम लोगों के हाथों में भी जो है वो राजनीतिक शक्ति मिले। तो उस दौरान प्रायः जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्थानीय स्वशासन का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर फिर भी इसको देखने का हम प्रयास करें कि औपनिवेशिक काल में जो है वो किस तरह से स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे लॉर्ड मेयो, आप देखिएगा कि 1870-72 के दौरान जो है ये जो 1870 में आप कह सकते हैं कि शहरी नगर पालिकाओं में जो है शहरी नगर पालिकाओं में अगर आप ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आप सबसे पहले देखें तो 1870 में जो है वो शहरी नगर पालिकाओं में जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है वो स्थानीय स्वशासन को लाया गया था, उसकी प्रस्ताव को लाया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात अगर हम देखें तो 1882 ईस्वी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 1882 ईस्वी में जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में, हालांकि इससे आप लोग परिचित ही होंगे, चूंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो अक्सर ये पूछे गए हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इन बातों से आप लोग ऑब्जेक्टिव वे में परिचित होंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि 1882 में जो है वो स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो लाए गए, दरअसल उन प्रस्तावों को स्थानीय संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया। वो इतने महत्वपूर्ण वो प्रस्ताव थे। अगर आप ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में स्थानीय स्वशासन की एक जन्म को समझने का प्रयास करें तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो जन्म है वो औपनिवेशिक काल में 1882 में होता है। मतलब कि जिस समय 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव लाए, उन प्रस्तावों को ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये एक तरह से आप समझे तो ये पहला अवसर था जब एक निर्वाचित निकाय जो है वो अस्तित्व में आता है। स्थानीय स्वशासन के दौरान जो है वो एक निर्वाचित निकाय, वो उसका प्रादुर्भाव होता है, वो अस्तित्व में आता है, वो एक आकार ग्रहण करता है। और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह उसको हम कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। तो इसके अलावा अगर देखें तो 1907-9 में जो है हाउस की अध्यक्षता में जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको विकेंद्रीकरण आयोग ही कहा गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है स्थानीय स्वशासन के विकास में। उसके बाद जो आप विभिन्न सारे जो देखते हैं कि जो चार्टर आते हैं औपनिवेशिक काल में, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो थी 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो चार्टर था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। तो ये 1919 का जो आपको भारत सरकार अधिनियम था, यहाँ पे आप देखिएगा कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो है इसके अंतर्गत जो है द्वैध शासन व्यवस्था जो है उसकी जो है प्रांतों में जो है वो द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था। अगर आप द्वैध शासन व्यवस्था को पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि ये दो तरह के जो विषय थे, कि जो एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। तो जो महत्वपूर्ण जो विषय मुद्दे जो थे, जैसे विदेशी मामला थे या रक्षा के जो मसले थे या अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ जो संधियां हैं वगैरह करनी है, तो जितने महत्वपूर्ण या वित्तीय मामले थे मुख्यतया जो,
तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले जो थे वो आरक्षित विषय के अंतर्गत थे, जिस पर जो कानून बनाने का काम जो है वो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसको दिया गया था। और जो हस्तांतरित विषय थे उस पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रांतों के सरकार को दिया गया था। तो अगर आप भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का जो अधिनियम है, इसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन के जो मुद्दे थे, स्थानीय स्वशासन को जो है वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया था। तो ये आप 1919 के भारत सरकार अधिनियम में देखें कि स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए क्या किया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आता, उस भारत सरकार अधिनियम में जो है आप देखिएगा कि केंद्रों में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली जो है, द्वैध शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया जाता है प्रांतों से हटाकर। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन का जो विकास है, हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन का विकास जो है वो कम होता, और उसके कई कारण थे। अगर सबसे मुख्य रूप से हम समझे तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल है वहाँ पे वो सत्ता के केंद्रीयकरण पे उनका ध्यान रहता था। वो नहीं चाहते थे कि आम लोगों के हाथों में जो है वो राजनीतिक शक्ति जो है वो प्राप्त हो। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी स्वाधीनता के बाद जो है हमारे देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का विकास जो है वो किस तरह से हुआ, और हमारे संविधान निर्माण की जो सभा थी, संविधान सभा के अंदर जो है वो स्थानीय स्वशासन को लेके किस तरह के मत थे, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लेके किस तरह के जो हैं वो मत जो है, विचार जो हैं वो व्यक्त किए गए थे, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप देखिए कि संविधान सभा की बात करें हम अपने देश की, तो हमारे देश में जो संविधान सभा थी, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे दो खेमे थे। एक खेमा जो था वो जो स्थानीय जो स्वशासन है, या आप कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक, और दूसरा जो खेमा था जो स्थानीय स्वशासन के जो विरोधी खेमा थे। ये दोनों स्थानीय स्वशासन के समर्थक जो थे, जो मुख्य रूप से, चूंकि हमने पहले ही कहा है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं महात्मा गांधी, अगर आप उनकी बात को देखें तो उनके, चाहे आप ग्राम स्वराज की अवधारणा को आप समझने का प्रयास करें, या उनकी कथनों के आलोक में अगर हम स्थानीय स्वशासन को समझने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं, हम ये जानते हैं इस बात को कि महात्मा गांधी जो थे वो स्थानीय स्वशासन के बहुत बड़े समर्थक थे। और उनका एक कथन जो हमने कहा था कि वो हर आंख के आंसू पोंछने की बात करते थे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और आम लोगों की राजनीति में जो है वो भागीदारी हो। अगर इसके अलावा आप उनकी ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, जो काफ़ी एक विस्तृत अवधारणा है, उससे समझने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी, जो उनका अपना मानना था, वो ऐसा मानते थे कि जो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। वो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। और अगर आप समझे कि देखिएगा कि हमारा जो देश है वो 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, जबकि हमारा संविधान जो है वो 1950 में आके लागू होता है। और एक दुखद समय भी था जब 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझने का प्रयास करें कि क्या महात्मा गांधी जिंदा होते तो हमारे देश का संविधान इसी तरह का होता जो आज के स्वरूप में, वो एक बहुत विस्तृत चर्चा की, ये विमर्श की विषय है। और निश्चित रूप से अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर महात्मा गांधी संविधान लागू होने तक जीवित होते तो शायद संविधान में आज वो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है थोड़ी अलग होती। क्यों, जैसे आप अगर ग्राम स्वराज की ही बात करें तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे, लेकिन आप देखिएगा कि 1947 में देश आज़ाद होता है और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी जाती है। हमारा संविधान 1950 में आके लागू होता है, और स्थानीय स्वशासन को जो है हम लोग टीपीएसपी के अंतर्गत जगह मिलता है। हो सकता था कि इसका स्वरूप जो है, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो स्थानीय स्वशासन
का विकास उसी समय बहुत ही तेजी के साथ हो गया होता, या उनको उसे संवैधानिक दर्जा मिला होता। इस तरह के बहुत सारे कयास हैं जो एक अलग विमर्श के विषय हैं। हम फिलहाल उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहते हैं। मुख्यतः हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा के अंतर्गत जो है, संविधान सभा के अंदर जो है वो दो तरह के गुट थे। एक जो थे स्थानीय स्वशासन के समर्थक थे, जिसमें मुख्यतः गांधीवादी गुट थे। तो महात्मा गांधी तो जीवित नहीं रहे संविधान निर्माण के अंतिम समय तक, लेकिन जो उनके समर्थक थे, चाहे से राजेंद्र बाबू, उनके बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे, और वो बिहार से थे। वो भी पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे। अगर संविधान सभा के अंदर की बात करें तो एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जो है, आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, मन्ना नारायण अग्रवाल। उन्होंने जो है पंचायती व्यवस्था को, स्थानीय स्वशासन के मुद्दे का बात उठाया और उसका समर्थन किया। उसके अलावा आप देखिएगा कि संविधान सभा के अंदर एक अन्य व्यक्ति थे, जेसी कुमारप्पा थे। ये एक तो हो गए मन्ना नारायण अग्रवाल, और जो आप देखिएगा मन्ना नारायण अग्रवाल के जो प्रस्ताव हैं उसको जेसी कुमारप्पा जो है, वो जेसी, इनका भी समर्थन मिलता है। तो ये सब जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के जो है वो प्रबल समर्थक थे। मतलब जितने गांधीवादी गुट के जो लोग थे, उन्होंने संविधान सभा के अंदर इस बात की पुरजोर वकालत की कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हमारे देश में सुदृढ़ रूप में जो है एक उसका बेहतर ढांचा जो है वो निर्माण हो सके। अगर हम संविधान सभा के अंदर जो है वो स्थानीय स्वशासन के विरोधियों की बात करें, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो खुद जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो स्थानीय स्वशासन के जो हैं वो प्रबल विरोधियों में से एक थे। और उनका जो अपना मंतव्य था, उनका जो अपना तर्क था, वो इसको जो है स्थानीय स्वशासन को जो है, अगर आप बाबा साहब के शब्दों में समझने का प्रयास करें स्थानीय स्वशासन को, तो उनका ऐसा मानना था कि जो है स्थानीय स्वशासन जो है एक सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी ढांचे का निर्माण करेगा। ये तीन जो शब्द हैं इसको जरा सा ध्यान से समझना है हमको। एक सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के अगर हम कथन को समझने का प्रयास करें, जो स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो उनके विचार थे, उनके मंतव्य थे, तो उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो बाबा साहब के ही शब्दों में, कि बाबा साहब ऐसा मानते थे कि स्थानीय स्वशासन जो है वो सामंती, पुरुषवादी और एक जातिवादी ढांचे का निर्माण करेगा। तो चूंकि उनका ऐसा मानना था कि उस समय जो थे, अगर आप देखिएगा तो जो अधिकांश जो है, जैसे भूमि जो है वो प्रायः जो है कुछ विशेष वर्ग के ही पास थी। समाज में उनका जो है वो काफ़ी अधिक वर्चस्व भी था। तो उनका ये मानना था कि इसमें जो है एक समुदाय विशेष जो है, अगर स्थानीय स्वशासन के ढांचा को लाया जाता है तो एक समुदाय विशेष ही जो है वो उसके सभी पदों पर जो है वो चयनित हो जाएंगे, वो और उनकी एक मजबूत जो है वो पकड़ बना लेंगे। तो इस तरह से हम एक सामंती व्यवस्था से तो निकले ही हैं, स्वाधीनता के रूप में हमें आज़ादी मिली ही है, और हम फिर से एक सामंती व्यवस्था का हम सूत्रपात नहीं कर सकते हैं। उनका यही मानना था कि इसमें जो है एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो हावी हो जाएंगे, और एक तरह से जो, चूँकि अंबेडकर जो है वो न केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकेंद्रीकरण की भी बात, आर्थिक और सामाजिक जो है समानता की भी बात करते थे। तो उनके अनुसार ये जो स्थानीय स्वशासन का स्वरूप था, ये एक सामंती ढांचा का निर्माण करेगा। और कहीं ना कहीं अगर उस समय के परिप्रेक्ष्य में आप अंबेडकर के कथन को समझने का प्रयास करें तो थोड़ा ये युक्ति संगत भी आपको प्रतीत होगा। अगर हम आज भी अपने पंचायती राज ढांचे को देखें तो हालांकि जो विभिन्न राज्यों में, खास करके बिहार देश का पहला राज्य बना जहां पे 50% जो है वो महिलाओं की सीटें आरक्षित की गई पंचायती राज संस्थाओं में,
लेकिन फिर भी अगर आज भी आप देखिए, इसके बावजूद भी कि महिलाओं के लिए 50% सीट के रिजर्वेशन के बावजूद भी अगर आप स्थानीय स्तर पे जाके देखिएगा तो जो महिला प्रतिनिधि हैं जो वो पर्दे के पीछे हैं, और मुख्य रूप से जो है अभी भी जो है जो उनके कार्य जो हैं वो उनके पति, उनके पुत्र या उनके जो अन्य पुरुष रिश्तेदार हैं उनके द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो ये आज भी आपको लगेगा कि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि स्थानीय जो स्वशासन का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं एक पुरुषवादी ढांचा का निर्माण करेगा, तो आपको उनके इस बयान में, उनके इस कथन में आपको कहीं ना कहीं कुछ सत्यता की झलक मिलेगी, जिसको हम आज भी उसका अगर अवलोकन करें पंचायती राज संस्थाओं में जाके तो देखेंगे कि हालांकि अब इस तेज़ी से स्थितियां बदल रही है, महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ी है, जैसे जैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ी है तो उनमें राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ है। और अब आप सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि जो महिला प्रतिनिधि हैं वो जो विभिन्न जो मीटिंग वगैरह होते हैं तो उसमें महिला प्रतिनिधि स्वयं भाग ले, लेकिन फिर भी एक मुखियापति, सरपंचपति की जो अवधारणा है वो हमारे सामाजिक व्यवस्था में अगर आप देखिएगा तो स्थानीय स्वशासन में, पंचायती राज संस्थाओं में जो है आज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदृष्टि ही थी जो उन्होंने इस बात को कहा था। तो इन तमाम मतलब एक तरफ जो है वो स्थानीय स्वशासन के जो प्रबल समर्थक थे, खास करके गांधीवादी जो गुट थे, राजेंद्र बाबू, मन्ना नारायण अग्रवाल वगैरह के जो गुट थे, दूसरी तरफ अम्बेडकर के विचार थे। तो इस कंट्राडिक्शन के कारण जो है अंततः हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है उस समय के परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान के भाग 4 में, जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान का जो भाग 4 है जिसमें राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आप कह सकते हैं कि अदालत द्वारा फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी जो है भाग 4 में, वो राज्य को संविधान के द्वारा सौंपे गए दायित्व हैं। और सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती चली जाएगी तो वो इन आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इसे प्रवर्तनीय बनाने की कोशिश करेंगे, इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान के भाग 4 में अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के एक अनुच्छेद 40 में इसको जगह दिया गया। ये फिलहाल जो है आज के इस क्लास को, आज के इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं जब आपको हम बताएंगे कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है क्या उसमें चेंजिंग किए गए, संविधान में कौन से संशोधन किए गए, और ये विभिन्न जो ढांचा है त्रिस्तरीय ढांचा जो है उसके हम हर एक आयाम को हम विस्तृत रूप में जो हम पढ़ने का जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा से इस क्लास को शुरुआत करेंगे। फिलहाल आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।